लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 की जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था लैंड एंड सॉइल के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। थर्ड है वाटर। वाटर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अर्थ सरफेस का 2/3 जो पार्ट है वो ओशियन ने कवर करके रखा है। अब जो ओशियन है ये वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल हैं जो ओशियन के अंदर रहते हैं। इसके अलावा जो एल्गी है वो भी प्लांट की कैटेगरी में ही आती है। बहुत सारी ऐसी एल्गी हैं जो ओशियन में मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ओशियन का वाटर इवेपोरेट होता है आसमान में जाकर, वो क्लाउड बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बारिश होती है यानी कि जो रेन होती है वो वाटर प्रोवाइड करती है प्लांट को। तो इस तरह से जो ओशियंस हैं वो प्लांट एंड एनिमल लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ओशियन वाटर है वो सलाइन होता है यानी कि खारा होता है। ये ह्यूमन नीड को फुलफिल नहीं कर सकता। ना ह्यूमन ओशियन वाटर को पी सकता है, ना ही किसी और यूज में ला सकता है। अर्थ पर केवल 1% फ्रेश वाटर ही अवेलेबल है जिसको ह्यूमन यूज कर सकता है। नेक्स्ट है वाटर साइकिल। देखो, जो वाटर बॉडीज हैं जैसे ओशियन, पॉन्ड, रिवर, इनसे वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है। आसमान में जाके क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद बारिश होती है, ठीक है। फिर जो ये रेन वाटर है ये वापस से ओशियन, पॉन्ड एंड रिवर में आता रहता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। इसी साइकिल को बोलते हैं वाटर साइकिल। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर। वाटर का यूज किया जाता है ड्रिंकिंग, वॉशिंग में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में एंड इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं वाटर के। देखो, जो ये सभी एक्टिविटीज हैं इनमें फ्रेश वाटर की जरूरत होती है। इन सभी एक्टिविटीज में हम ओशियन वाटर यूज नहीं कर सकते। इसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। देखो, वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पर फ्रेश वाटर की स्कैरेसिटी है। वो रीजन्स है अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, parts of western USA, parts of South America, entire Australia are facing shortages in fresh water supply। अब इन एरिया में ऐसा नहीं है कि कभी फ्रेश वाटर था ही नहीं, फ्रेश वाटर था, ठीक है। अब इन एरिया में शॉर्टेजेस क्यों है फ्रेश वाटर की? पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से, अर्बनाइजेशन होने की वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्रेश वाटर, ये भी एक मेन रीजन है। इसके बाद कि जो वाटर सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के, उनमें कंटेमिनेशन होने की वजह से इन सभी रीजन्स में फ्रेश वाटर की शॉर्टेज आई है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने की नीड क्यों है? क्योंकि जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो इजीली पॉल्यूट हो जाते हैं। तो मेजर कॉजेज क्या है वाटर पॉल्यूशन के? वो हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, पार्शियली ट्रीटेड सीवेज एंड एग्रीकल्चरल केमिकल्स। और इन सभी में होता क्या है? इन सब में होता है नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो कि वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। अब देखो, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है एंड जो सीवेज है, इनको वाटर रिसोर्सेज में तो डाला जाता है। इनको वाटर रिसोर्सेज में डालने से पहले अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए ताकि ये वाटर को पॉल्यूट ना कर सके। नेक्स्ट है, देखो, जो कैनाल्स जिनका हम यूज करते हैं फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, वो बिल्कुल प्रॉपर बनी होनी चाहिए ताकि वाटर का सीपेज ना हो सके। सीपेज का मतलब क्या है? अगर कैनाल में किसी तरह का होल होगा या फिर कोई दरार होगी तो जो कैनाल के नीचे सॉइल है ना, वाटर सारा उस सॉइल में चला जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारा वाटर लॉस हो सकता है। तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कैनाल्स प्रॉपरली बनी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है जो ड्राई रीजन्स हैं, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है वहाँ पर हाई इवेपोरेशन रेट रहता है। तो ऐसे रीजन जहाँ पर हाई इवेपोरेशन रेट है वहाँ पर इरिगेशन का बेस्ट मेथड है ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखो, अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, अपने सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखो, जो प्लांट्स है, प्लांट से हमें टिम्बर मिलता है, प्लांट्स एनिमल को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिसको हम ब्रीदिंग में यूज करते हैं, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो सॉइल को प्रोटेक्ट भी करते हैं। इसके अलावा प्लांट से हमें क्या मिलता है? नट्स मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गम, ऑयल, ग्रेन्स और भी बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं प्लांट से। नेक्स्ट है कि जो वाइल्ड लाइफ है उसमें आते हैं एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एनिमल से हमें क्या मिलता है? एनिमल से हमें मिलता है मिल्क, मीट एंड वूल। अब जो इंसेक्ट्स है जैसे जो बीज हैं उनसे हमें मिलते हैं हनी, एंड जो बीज हैं वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो सिल्क वॉर्म होता है उससे हमें
सिल्क मिलता है। अब देखो, जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जो वल्चर हैं वो डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो इस तरह से बर्ड्स एंड वल्चर एज ए स्कैवेंजर्स भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। देखो, किसी एरिया में वेजिटेशन की ग्रोथ कैसी होगी ये डिपेंड करता है उस एरिया के टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे। अब देखो, वो एरिया जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है, मॉडरेट रेनफॉल का मतलब ये है कि ना वहाँ पर ज़्यादा रेन हो रही है ना बहुत कम रेन हो रही है, ठीक है, उस एरिया में बिल्कुल मीडियम रेन हो रही है। तो ऐसा एरिया जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल है वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होगा। जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से उस एरिया के ट्रीज़ का साइज़ कम होगा एंड ट्रीज़ की डेंसिटी कम होगी। तो ऐसे एरिया जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल है वहाँ पर ट्रीज़ शॉर्ट स्टंटेड होंगे एंड उस एरियाज में ग्रासेस ग्रो करती हैं, ठीक है। तो जो मॉडरेट रेनफॉल वाले एरिया है वहाँ पर ग्रासलैंड्स बनते हैं। मॉडरेट रेनफॉल के बाद है हैवी रेनफॉल। देखो, ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है उन एरियाज़ में जो ट्रीज़ का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ में बनते हैं फॉरेस्ट। उसके बाद है लो रेनफॉल। ऐसे एरिया जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है उन एरियाज़ में थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स पाए जाते हैं। यहाँ पर स्क्रब्स वो वाले स्क्रब्स नहीं हैं जिनसे बॉडी साफ़ की जाती है। ये जो स्क्रब्स हैं ये प्लांट्स का ही एक टाइप होते हैं जो कि लो रेनफॉल एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो ये थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स हैं इनकी रूट्स बहुत डीप रूट्स होती हैं, मतलब सॉइल के अंदर बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, ठीक है। और जो इनकी लीव्स हैं उन पे कांटे पाए जाते हैं एंड लीव्स पे वैक्सी लेयर होते हैं ताकि जो ट्रांसपिरेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो रेनफॉल से हमें क्या पता चलता है कि जो लो रेनफॉल वाले एरिया है वहाँ पर थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स पाए जाते हैं। हैवी रेनफॉल वाले एरिया है वहाँ पर फॉरेस्ट बनते हैं, ठीक है, जबकि जो मॉडरेट रेनफॉल वाले एरिया है वहाँ पर ग्रासलैंड्स बनते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की नीड क्यों है? देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लाखों रुपए कमाने के लिए वाइल्ड एनिमल्स को मारते हैं एंड उनके स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, फीदर्स इनको इलीगली तरीके से इनका ट्रेड करते हैं ताकि वो लाखों रुपए कमा सकें। क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उन्हें नहीं पता कि अगर वो इलीगली तरीके से इनको मारा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स को मारा जाएगा तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो भी चुके हैं एंड बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में अवेयर किया जाए ताकि जो अवेयरनेस है उससे वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व किया जा सके। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाए और इनमें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए। नेक्स्ट है रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएं जैसे सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव, जिससे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। नेक्स्ट है बहुत सारी कंट्रीज़ ने लॉज बनाए हैं ताकि बर्ड्स एनिमल्स की किलिंग ना की जाए एंड उनका ट्रेड ना हो सके। इसके अलावा इंडिया में लायन, टाइगर, डेयर्स एंड पिकॉक की किलिंग इलीगल है।